डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है ये हम पहले समझेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सारी कहानी मैं आपको समझाऊंगा बड़े ही प्यार से। सबसे पहले एक बेसिक समझते हैं। अभी तक आप जो रैंडम वेरिएबल x की बात कर रहे थे उसमें जो x था वो डिस्क्रीट था, वो जो वेरिएबल था वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स थे। डिस्क्रीट मतलब क्या, अब x की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसा सब रख रहे थे। लेकिन अगर आपका x एक कंटिन्यूअस वेरिएबल बन जाएगा, मतलब 0.1 0.2 0.3 सारे रियल नंबर्स जब आप रख पाएंगे, सारे तरीके के वैल्यूज जब आप रख पाएंगे, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में वैल्यूज रख पाएंगे, तब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। जब x की वैल्यू, ऐसा इमेजिन, ऐसे आपको नहीं समझ में आता तो ऐसा सोच लो, जब x की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे हम डिस्क्रीट वैल्यूज रख लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, मतलब 0 पे चेक कर रहा हूं या 1 पे चेक कर रहा हूं या 2 पे चेक कर रहा हूं या 3 पे चेक कर रहा हूं या लेस देन 3 पे चेक करता हूं, तो मैं किस पे चेक करता हूं, 2 पे करता हूं, 1 पे करता हूं, 0 पे करता हूं। तो अलग अलग वैल्यूज पे सिर्फ चेक करते हो। लेस देन 3 पे तो 2.99 भी है, लेस देन 3 पे तो 1.99 भी है। क्या मैं उस पे चेक कर रहा था इतने देर से? नहीं। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ता हुआ आ रहा हूं, वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए होता है। जैसे अगर मैंने बोला लेस देन 3 पे चेक करो, तो आप बोले सर 2 पे चेक कर लो, 1 पे चेक कर लो, 0 पे चेक कर लो, डिस्क्रीट वेरिएबल्स है। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स की बात करूं, जो कि मतलब होता है उसका कि अगर मैं बोलूंगा x लेस देन 3 पे चेक करो, मतलब 2.9999 पे भी चेक करोगे, 2.98 पे भी चेक करोगे, 2.9 पे भी चेक करोगे, 2.8 पे भी चेक करोगे, 2.7 पे भी चेक करोगे, 2.6 पे भी चेक करोगे, हर वैल्यूज पे चेक करोगे जो 3 से छोटे हैं। तो वैसे सिचुएशन को चेक करने के लिए हम पढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है इस कॉन्सेप्ट का मतलब। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा था उसका मतलब ये है, पहले समझ लो। अच्छा, कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो कैसा होता है? सर आपने तो पढ़ाया था पहले भी सर, ये बेल शेप्ड होता है। कैसे होता है कर्व? इसका कर्व जो है वो बेल शेप्ड होता है, ऐसा कुछ दिखता है इसका कर्व, बेल शेप्ड होता है। यहाँ जो बीच में होते हैं इसमें मीन होता है, जो किसके बराबर होता है? मीडियन के बराबर होता है। और किसके बराबर होता है? मोड के बराबर होता है। ये सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, मिडिल की। इधर का भाग और इधर का भाग बराबर होता है। अब इसकी कुछ क्राइटेरिया होती है। क्या क्या क्राइटेरिया होती है? कि जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं डायग्राम को आपके लिए यहां बना देता हूँ, है ना। यहाँ पे जो मीन है वही किसके बराबर है? मीडियन के बराबर है। वही किसके बराबर है? मोड के बराबर है। क्राइटेरिया क्या है? जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, मतलब ये वाला जो रीजन है ये माइनस इन्फानाइट है, ये वाला जो रीजन है ये प्लस इन्फानाइट है। माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट कभी भी अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसका जो टोटल एरिया है वो क्या आएगा भाई? 1 आएगा। इंटीग्रेशन क्या दिखाता है? एरिया दिखाता है। इंटीग्रेशन जब मैंने पढ़ाया मैंने यही बोला था, इंटीग्रेशन क्या होता है? कर्व का अगर मैं डीएक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब मेरा कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है उसी की वैल्यू इंटीग्रेशन देता है। तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो एरिया क्या देगा? 1 देगा। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये क्या हो जाएगा? एफ के डी एक्स ए से लेके बी। इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एरिया में जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर मैं ए से लेके बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो मैं ए से लेके बी को इंटीग्रेट करूंगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन को, इस पर्टिकुलर फंक्शन को ए से लेके बी इंटीग्रेट करूंगा। यह है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी। अगर मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्या है? एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व आ गया। सबसे पहले तो मेरे को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन कुछ चीजें बदल जाती है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन इसमें कुछ चीजें बदल जाती है। जो चीजें बदलती है उसको बस याद रखना है आपको। क्या बदलती है? जो इसमें जो मीन है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन रहता है वो क्या रहता है? 1 रहता है। बस यही कंडीशन है। मीन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ये भी बेल शेप्ड ही रहता है, कोई अलग नहीं रहता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। समझाऊंगा क्या होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? z से रिप्रेजेंट करते हो। तो अभी एक एक करके स्टेप समझना।
अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी z लेस देन स्मॉल z, ये जो स्मॉल z है वो क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लो पर्टिकुलर पॉइंट है, जो स्मॉल z है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, और जो z है वो क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व का वेरिएबल। मैं क्या बोला, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब मीन जो है वो 0 हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व देख रहे थे, यहाँ पे जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व देख रहे थे तो आप उसको x से रिप्रेजेंट कर रहे थे, x आ रहा था फंक्शन में, f ऑफ x लिख रहे थे आप, हाँ या ना। इस केस में जब आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं तो आप x के जगह उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो फंक्शन है उसको आप f ऑफ z बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, f ऑफ z, मतलब फंक्शन इन z बन जाता है। ये z के हिसाब से हम सारी चीजें सॉल्व करते हैं। z क्या होता है सर, z जो होता है वो होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। z क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अलग अलग z के लिए अलग अलग वैल्यूज निकल के आते रहेगी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी जब मेरा जो z है वो लेस देन z होता है तो उसका फॉर्मूला होता है f ऑफ स्मॉल z। अब f ऑफ स्मॉल z जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस z पॉइंट से पहले जितना भी एरिया है वो f ऑफ z के अंदर आ जाएगा। f ऑफ z की जो वैल्यू होगी, f ऑफ स्मॉल z की जो वैल्यू होगी वो इस z से पहले का एरिया होगा। याद रखना, हमेशा z से पहले का एरिया देता है ये। अब कुछ कुछ चीजें हैं, एक एक करके आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी z लेस देन z2 ग्रेटर देन z1, z2 से छोटा z1 से बड़ा, इसका मतलब ये वाला एरिया मुझे चाहिए, यही मेरी प्रोबेबिलिटी है, यही वाला एरिया मुझे चाहिए। अब आप मुझे बताइए f ऑफ z2 जो है वो z2 से पहले का एरिया दे देगा, मतलब ये पूरा एरिया दे देगा। f ऑफ z2 जो है, f ऑफ z2 जो है वो आपको ये वाला एरिया देगा, f ऑफ z2 जो है वो आपको ये वाला एरिया देगा, और f ऑफ z1 जो है वो आपको ये वाला एरिया देगा। तो Z2 को अगर मैं Z1 से माइनस कर दूंगा तो सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा, हाँ या ना। तो f ऑफ z लेस देन Z2 ग्रेटर देन Z1 होता है Z2 माइनस Z1, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी Z लेस देन Z, Z ग्रेटर देन Z है, सॉरी यहाँ पे एक गलत आ गया है, ये गलत हो गया है, ये है प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन स्मॉल z, ये हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ स्मॉल z। कैसे होता है समझना, मेरे को ग्रेटर देन z चाहिए, मतलब मेरे को ये वाला वैल्यू चाहिए। एफ ऑफ z कौन सा वैल्यू देता है, ये वाला देता है। ये टोटल क्या है, 1 है, तो 1 माइनस ये कर दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो इस वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल 1 से ये वाला पार्ट माइनस करूंगा, ये वाला पार्ट क्या होता है, एफ ऑफ स्मॉल z होता है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर रटने बैठेंगे तो रटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सबको रटते ही रह जाएंगे आप लोग, है ना। तो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन z के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एफ ऑफ z हो जाएगा। क्लियर है, चलो। अब f ऑफ माइनस z क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले। f ऑफ माइनस z, ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला कि ये मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है। अगर ये मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, इधर वैल्यू कितनी है, 0 है। इस पार्ट का जो एरिया है वो है 0.5, क्योंकि टोटल एरिया 1 है। इस पार्ट का एरिया 0.5 है, इस पार्ट का एरिया भी 0.5 है, हाँ या ना। अच्छा, ये दोनों पार्ट सिमेट्रिक है, मतलब ये अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 और यहाँ पे लिखता हूँ -5, तो ये वाला जो एरिया होगा और ये वाला जो एरिया होगा, दोनों एरिया बराबर होंगे। समझ में आ रहा है। अगर मैं इस एरिया का नाम A1 देता हूँ, इस एरिया का नाम A2 दूंगा, तो मैं बोलूंगा A1 इज इक्वल टू A2 होगा, क्योंकि मेरा जो कर्व है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। अब आपके पास जो टेबल दिया गया रहता है उस टेबल में सिर्फ f ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ही आप निकाल पाएंगे, मतलब f ऑफ 5 निकाल पाएंगे, 5.1 निकाल पाएंगे। f ऑफ -5.1 -5.2 नहीं दिया गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन मांगेगा तो मैं कैसे निकालूंगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो आपको क्वेश्चन बोलता है f ऑफ -5 निकालो, आप क्या बोल रहा है, f ऑफ -5 निकालो। -5 ये है, f ऑफ -5 मतलब f ऑफ एनीथिंग हमेशा उस पॉइंट से पहले का एरिया देता है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ f ऑफ z तो वो z पॉइंट से पहले का एरिया देता है, ये चीज आपको दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी।
तो एफ ऑफ -5 ये वाला एरिया देता है, लेकिन ये एरिया तो मेरे पास है नहीं। अब ये जो एरिया है ये वाले एरिया के बराबर है, हाँ या ना? ये जो एरिया है ये वाले एरिया के बराबर है, तो सर आप ये एरिया निकाल दोगे तो भी काम बन जाएगा। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे 1 से इतने पार्ट को माइनस कर दूंगा तो ये बचा हुआ एरिया मिल जाएगा, हाँ या ना? अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस पूरे 1 से इतनों को माइनस क्या, ये इतना कैसे मिलेगा? एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 क्या देगा? ये वाला एरिया देगा, तो 1 माइनस एफ ऑफ 5 लिख सकता हूँ। वही वो समझाने की कोशिश कर रहा है, एफ ऑफ माइनस जेड जो है क्या हो जाएगा? 1 माइनस एफ ऑफ जेड हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो। एरिया अंडर एनी नॉर्मल कर्व, जेड का फॉर्मूला तो आपके पास पता है, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा होता है, ठीक है। अब अलग अलग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा देखना। अब मैं वैल्यूज नहीं लिखूंगा, मैं आपको एफ ऑफ जेड क्या लिखना है वो बता के जाऊंगा यहाँ पे, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जेड लेस देन 1.5, 1.5 से छोटा, 1.5 से छोटे में देखना है, तो डायरेक्टली एफ ऑफ 1.5 ले लूंगा, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कैसे? आपको कभी भी डाउट होता है आप ऐसे करके ग्राफ बना लिया करो यहाँ पे, ठीक है। टेबल बना लिया, यहाँ पे है 1.5, मेरे को 1.5 से कम में चाहिए, एफ ऑफ 1.5 जो देता है वो 1.5 से कम ही देता है, तो डायरेक्टली एफ ऑफ 1.5 ले लिया। फिर z ग्रेटर देन 1.83 चाहिए, अब मैं 1.5 को मिटा के यहाँ पे 1.83 लिख दिया, मेरे को 1.83 से ज्यादा चाहिए, एफ ऑफ 1.83 तो ये वाला भाग देता है, मेरे को ये वाला भाग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? पूरे 1 से ये वाले भाग को माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 1.83, खत्म। फिर आता है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक बड़ा एक छोटा है, इसको तो डायरेक्टली आप समझ गए होंगे, एफ ऑफ 3.07 से एफ ऑफ 2.15 को माइनस कर देना। z ग्रेटर देन माइनस ऑफ 1.83 चाहिए, ये समझना पड़ेगा आपको, ग्रेटर देन माइनस ऑफ 1.83 चाहिए, यहाँ है माइनस ऑफ 1.83, आपको ये वाला भाग चाहिए। अच्छा, आपको कौन सा भाग चाहिए? ये वाला भाग चाहिए। माइनस एफ ऑफ माइनस 1.83 ये वाला भाग देता है, तो मैं क्या करा, मुझे कौन सा भाग चाहिए? मुझे मुझे जो भाग चाहिए वो ये वाला भाग है, ग्रेटर देन माइनस 1.83, मतलब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। एफ ऑफ माइनस 1.83 तो इस माइनस 1.83 से पहले का पार्ट देगा, तो मैंने इसको लिख दिया होल 1 से माइनस कर दिया एफ ऑफ माइनस 1.83। अब इसको थोड़ा और रिजॉल्व करेंगे, 1 माइनस एफ ऑफ माइनस 1.83 क्या होता है? एफ ऑफ माइनस जेड क्या होता है? 1 माइनस एफ जेड, तो एफ ऑफ माइनस 1.83 हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 1.83, तो ये बन गया 1 और -1 कट गया, ये बन गया प्लस ऑफ एफ ऑफ 1.83, हाँ या ना? एनी डाउट, कोई दिक्कत? डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ -1.83 है तो यहाँ पे 1.83 होगा, ये वाला एरिया लो या ये पूरा एरिया लो, दोनों सेम हो गए, तो 1.83 के इधर का एरिया ले लो पूरा, या 1.83 के इधर का एरिया ले लो पूरा, सेम होगा, तो एफ ऑफ 1.83 ये डायरेक्टली दे देगा मेरे को, हाँ या ना? ये बीच वाला तो कॉमन पार्ट है, ये और ये, हाँ या ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आंसर मैच ही होगा। एफ ऑफ 1.83 आया आपका, मतलब ये पूरा एरिया आया, ये इतना और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, आपको ये और ये चाहिए था, हाँ या ना? ऐसा सोचो ना, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो ये है A1, ये है A2, ये भी तो A2 है, तो आपको क्या चाहिए था? A1 प्लस A2 चाहिए था, एफ ऑफ 1.83 भी क्या दे रहा है? A1 प्लस A2 ही तो दे रहा है, तो देखो आंसर मैच किया नहीं किया? क्लियर है? अब हम यहाँ पे आ गए, हमने फॉर्मूला सीखा है एफ ऑफ माइनस 1.45 माइनस एफ ऑफ माइनस 2.38, अब एफ ऑफ माइनस को मैं लिखता हूँ 1 माइनस एफ ऑफ 1.45 माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 2.38, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 1.45 माइनस 1 प्लस एफ ऑफ 2.38, 1 और -1 कट गया, तो एफ ऑफ 2.38 माइनस एफ ऑफ 1.45, हाँ या ना? एनी डाउट? चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 30 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 10, मतलब म्यू की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 30 दी गई है, सिग्मा की वैल्यू आपको दी गई है 10, है ना? z क्या होता है? x माइनस म्यू बाय सिग्मा होता है। 10 if 1000 students appeared in the examination, calculate the number of students scoring less than 33 marks, मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी z लेस देन 33, ऐसे नहीं, आपको क्या निकालना है? समझना ध्यान से, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 33, क्या निकालना है? x लेस देन 33, यही निकालना है ना?
भाई 33 मार्क्स से कम आने चाहिए, तो आप बोलोगे सर मैं तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 33 निकालूंगा। x को जब आप यहाँ 33 से कम डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी z लेस देन, z क्या होता है x माइनस म्यू बाय सिग्मा, तुमको x लेस देन 33 चाहिए, मतलब x की जगह तुम 33 से कम वैल्यू डालोगे, तो z भी 33 रखने पे जो वैल्यू बनती उससे कम आएगा। अगर आप x की जगह 33 रख रहे हो तो 33 माइनस म्यू कितना है, 30/10 कितना आ रहा है, 0.3 आ रहा है, हाँ या ना। अब z जो है 33 पे 0.3 है, अगर x 33 से कम होगा तो z भी 0.3 से कम होगा, तो मुझे क्या चाहिए, z लेस देन 0.3, हाँ या ना। z लेस देन 0.3 चाहिए, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, z लेस देन 0.3, अभी अभी सिखाया था यार। z लेस देन 1.5 डायरेक्टली क्या लिखते हो, f ऑफ 1.5, तो z लेस देन 0.3 क्या हो जाएगा, f ऑफ 0.3। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा 1000 बच्चों के हिसाब से, इंटू 1000 कर दोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। मोर देन 50 बोला है, मोर देन 50 बोला है, मतलब आपको सेकंड सिचुएशन में क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 50। तो z निकाल लो पहले, 50 दो, z 2 आ रहा है, x 50 पे z 2 है, x ग्रेटर देन 50 होगा तो z भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो प्रोबेबिलिटी z, तो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2 निकालना है आपको। z ग्रेटर देन 2 मतलब आपको, मेरे को फॉर्मूला याद ही नहीं है सर, मेरे को फॉर्मूला याद ही नहीं है सर, आप बोले थे कि डायग्राम बनाओ तो मैं डायग्राम बना दिया, यहाँ 2 है, मेरे को 2 से बड़ा चाहिए, तो 1 माइनस 2 से छोटा कर दूंगा, तो 1 माइनस एफ ऑफ 2, 2 से बड़ा मेरे को डायरेक्टली नहीं मिलता है, लेकिन 2 से छोटा मेरे को एफ ऑफ 2 करने पे मिल जाता है, तो 1 माइनस एफ ऑफ 2, इसका आंसर आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बिटवीन 30 एंड 45 चाहिए, थर्ड सिचुएशन यहाँ पे बना रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 45 ग्रेटर देन 30, तो z क्या हो जाएगा, लेस देन 45 माइनस 30/10 ग्रेटर देन 30 माइनस 30/10, तो z लेस देन 1.5 ग्रेटर देन क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब तुमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1.5 ग्रेटर देन क्या आ गया, 0, तो ये बन जाएगा f ऑफ 1.5 माइनस f ऑफ 0। खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एफ ओ 1.5 माइनस एफ ऑफ 0। एफ ओ 1.5 की वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगी, एफ 0 की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी थोड़ा पीछे अगर जाएंगे तो देखो मैंने आपको कोई कहानी सिखाया था, जीरो, एफ ऑफ 0, 0 से पहले का एरिया कितना है, 0.5, तो एफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होती है, एफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होती है, इस चीज को दिमाग में लेके चलना है, भूलेगा कोई भी नहीं, जो भूलेगा वो पछताएगा। चलें आगे बढ़े। इन ए डिस्ट्रिक्ट एग्जाम स्कोर ऑफ 300 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर रिकॉर्डेड, रमेश स्कोर्ड 800 मार्क्स आउट ऑफ 100, द एवरेज स्कोर फॉर द बैच वाज 700, एवरेज स्कोर कितना है, 700 है, मतलब म्यू की वैल्यू कितनी है, 700 है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 180 है, सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। फाइंड आउट हाउ हैज रमेश स्कोर कंपेयर टू हिज बैचमेट्स इन द होल डिस्ट्रिक्ट, कंपेयर टू हिज बैचमेट, कितने लोग हैं, 300 लोग एग्जाम दे रहे हैं, अब देख लो रमेश कितना स्कोर कर रहा है, 800 स्कोर कर रहा है, तो पहले अब तुम्हारा मर्जी, तुम वो बोल रहा है कि जो 300 लोग पेपर दे रहे हैं उनके कंपैरिजन में रमेश का स्कोर कैसा है, तो तुम ये निकाल सकते हो कि 800 से कम कितने लोग स्कोर कर रहे हैं, या ये निकाल सकते हो 800 से ज्यादा लोग कितने स्कोर कर रहे हैं। अगर 800 से ज्यादा 20 लोग स्कोर कर रहे हैं तो रमेश 21वें पोजीशन में है, और 800 से कम अगर 50 लोग स्कोर कर रहे हैं तो रमेश जो है वो 300 माइनस 50 250वें पोजीशन में है, हाँ या ना। तो मैं क्या करूंगा भाई, 800 से ज्यादा कितने लोग स्कोर कर रहे हैं वो चेक कर लूंगा, मतलब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 800, मतलब प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन x माइनस म्यू कितना है 700 बाय सिग्मा कितना है 180, ये आ गया z, एनी डाउट, तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 100/180, इसके लिए आप सॉल्व करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 100/180, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन, व्हाट इज 100/180, 10/18, 10/18 इज 0.55, z ग्रेटर देन 0.55, तो ये हो जाएगा 1 माइनस f ऑफ 0.55, जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी इंटू 300 कर दोगे, एक सेकंड में चेक करता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो आपको ज्यादा मजा आएगा।
वैसे तो सोल्यूशन में वो x लेस देन 800 करके सॉल्व किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.56 के आसपास आ रहा है ये, 0.56 के आसपास आ रहा है, तो आप f ऑफ 0.56 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ 0.56 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, और ये 0.7123, तो ये बनेगा 1 माइनस 0.7123, 1 माइनस 0.7123 करोगे तो कितना आएगा ये 0.2877 ये आएगा, है ना। 0.2877 आया, इनटू कितने लोग दे रहे हैं, 300 लोग दे रहे हैं, तो 0.2877 इंटू 300 कर दोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके आ जाएगा 60-70 के आसपास। इसका मतलब जो रमेश जो है वो टॉप 70 लोगों के ऊपर है, हाँ या ना। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो मेरे ख्याल से आएगी, इसकी जो वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पे ये आ रही है 86, कितनी आ रही है 86 आ रही है, कितनी आ रही है वैल्यू 86 आ रही है। इसका मतलब जो रमेश जो है वो 86 लोगों के नीचे है, टॉप 86 लोगों के जस्ट नीचे है, हाँ या ना, क्योंकि उससे ज्यादा 86 लोग ला पा रहे हैं, बाकी लोग उससे कम ही ला रहे हैं, तो टॉप 86 लोगों के वो नीचे है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं, क्या कह रहा है, सुधा स्कोर्ड 420 मार्क्स इन द सेम बैच, उसके परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलोगे, तो आप वही कर लो, प्रोबेबिलिटी जेड ए, आपकी मर्जी, आप ग्रेटर देन भी ले सकते हो, लेस देन भी ले सकते हो, सबका सिस्टम उसके हिसाब से बनता है। तो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी जेड, जेड नहीं लूंगा मैंने बोला प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 420। आप देखो, आप ये निकाल सकते हो कि 420 से ज्यादा कितने लोग ला रहे हैं, और आप ये भी निकाल सकते हो कि 420 से कम कितने लोग ला रहे हैं, उसके हिसाब से भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको समझ में आए, ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब x ग्रेटर देन 420 है तो मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन, भाई एक बात बताओ, अगर आप लिखोगे कि 420 से ज्यादा कितने लोग लाए तो भी एक कंपैरिजन है, 420 से कम कितने लोग लाए वो भी एक कंपैरिजन है। आप जैसा सॉल्व करना चाहो उसके हिसाब से आप आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई बोलता कि उससे कम कितने लोग लाए तो आप 420 से कम ले लेते, आप ये बोलते उससे ज्यादा कितने लोग लाए तो 420 से ज्यादा ले लेते। कंपेयर आप कैसे भी कर सकते हो, नहीं बोला है तो आप कैसे भी कर सकते हो, बोला है तो उसके हिसाब से कर लेना। तो z ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x माइनस म्यू, म्यू कितना था 700, x माइनस म्यू बाय सिग्मा, सिग्मा कितना है भाई, स्टैंडर्ड डिविएशन वाज 180, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 420 माइनस 700 हो जाएगा माइनस 280 अपॉन 180, मतलब माइनस 28 अपॉन 18, ये आ जाएगा माइनस माइनस 1.6 ले लो, चलो z ग्रेटर देन माइनस 1.6 चाहिए आपको, तो ये क्या लिखेंगे 1 माइनस एफ ऑफ माइनस 1.6, इसको लिखेंगे 1 माइनस एफ ऑफ माइनस 1.6 हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 1.6, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1.6, एफ ऑफ 1.6 की वैल्यू निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, इनटू 300 कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगी कितने लोग 420 से ज्यादा नंबर लाए हैं, बात खत्म, कोई दिक्कत। यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, हाउ मच हैज अभय स्कोर्ड इफ ही हैज डन बेटर देन 44.83 ऑफ हिज बैचमेट्स, 44.83 लोगों से अच्छा किया है, मतलब 44.83 लोग इससे कम हैं, इसका मतलब अभय के मार्क्स से, अब एक्स क्या है मेरे को नहीं पता, अभय के मार्क्स से कम कितने लोग हैं 44.83% है, मतलब पी जेड लेस देन एक्स माइनस म्यू कितना था 700 बाय सिग्मा, सिग्मा कितना है 180, इसकी प्रोबेबिलिटी कि जेड जो है वो इतने मार्क्स से कम है, अभय जो है 44.83% लोगों से ज्यादा है, तो अभय से कम मार्क लाने वाले कितने लोग हैं 44.83% है, मतलब अभय जितना मार्क लाया है एक्स उससे कम मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं 44.83, मतलब 0.4483, हाँ या ना, ये आपको दिया गया है। z लेस देन दिस मतलब f ऑफ x माइनस 700 बाय 180, इसकी वैल्यू है 0.4483। अब टेबल से चेक करेंगे कि 0.4483 किस में आ रहा है, 0.4483 जो है वो माइनस 0.13 पे आ रहा है, 0.4483 जो है वो f ऑफ माइनस
0.4483 जो है वो f ऑफ माइनस 0.13 के बराबर है। इसका मतलब x माइनस 700/180 इज इक्वल टू माइनस 0.13 हो गया, हाँ या ना? तो कहना है राइट, x माइनस 700/180 इज इक्वल टू माइनस 13/100। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 18 इंटू माइनस 13, ये आ जाएगा माइनस 234 अपॉन 10 प्लस यहाँ आ जाएगा 700। तो x की वैल्यू आ गई 700 माइनस 23.4, ये आ जाएगा आपके पास 676.6, हाँ या ना? 677 प्लस 3 676.6 मार्क्स, मतलब इनडायरेक्टली 677 मार्क्स आए अभय के। अभय से कम मार्क्स लाने वाले इतने लोग थे। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अभय के ये मार्क्स थे। चलो, given that the scores of the set of candidates on IQ test are normally distributed. Normally distributed word use कर दिया मतलब normal distribution है। If the IQ test has a mean of 100, मतलब mu की वैल्यू कितनी है? 100 है। सिग्मा कितना दिया है? 10 दिया है। What is the probability that a candidate who takes the test will score between 90 and 110? मतलब probability x less than 110 greater than 90 आपको निकालना है। मतलब probability z less than 100 110 माइनस 100/10 ग्रेटर देन 90 माइनस 100/10। फॉर्मूला लगा दिया। प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, तो क्या लिखेंगे? f ऑफ 1 माइनस f ऑफ -1, f ऑफ 1 माइनस 1 माइनस f ऑफ 1, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 माइनस 1। f ऑफ 1 की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द मंथली सैलरीज ऑफ वर्कर्स इन अ सर्टेन फैक्ट्री आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन सैलरी दिया है 4000, मतलब म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 4000 दी गई है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया गया है? 450। सिग्मा आपको दिया है 450। 668 वर्कर्स आर गेटिंग सैलरी लेस देन 3325। कितने लोग सैलरी 3325 से कम निकाल रहे हैं? आप इनडायरेक्टली आपको ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स बोला है वो, ध्यान से सुनना। आप ये निकालिए कि 3325 से कम लाने वाले वर्कर की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 3325 से कम रुपए आ रहा है, 3325 से कम रुपए जिसको मिल रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3325 ये मैं निकाल रहा हूं। तो इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी z लेस देन 3325 माइनस x माइनस म्यू कितना है? 4000 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना है? 450। ये आया मेरा प्रोबेबिलिटी, है ना? अब 3325 से कम कितने लोग ला रहे हैं? 668 लोग ला रहे हैं। 668 डिवाइडेड बाय टोटल कितने लोग हैं? n है, तो ये उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई। 3325 रुपए से कम 668 लोगों को मिल रहा है। 668 लोगों को उतना, उससे कम पैसा मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी जिन लोगों को इससे कम पैसा मिल रहा है कितनी हो जाएगी? 668 अपॉन एन। 668 अपॉन एन ये मैं ऐसे निकाला और एक मैं ये फॉर्मूले से निकाला, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 3325 माइनस 4000 डिवाइडेड बाय 450 इज इक्वल टू 668 अपॉन एन, हाँ या ना? तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 3325, मतलब ये बन जाएगा 75, ये बन जाएगा -675/450, है ना, इज इक्वल टू 668 अपॉन एन। ये बन जाएगा एफ ऑफ -3/2 इज इक्वल टू 668 अपॉन एन। ये बन जाएगा एफ ऑफ -1.5 इज इक्वल टू 668 अपॉन एन, हाँ या ना? अब f ऑफ -1.5 इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस एफ ऑफ 1.5 668 अपॉन एन। एफ ऑफ 1.5 की वैल्यू क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एफ ऑफ 1.5 की वैल्यू है 0.9332। कितनी है? 1 माइनस 0.9332 इज इक्वल टू 668 अपॉन एन। एक छोटा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको टेबल देखना सिखाऊंगा। इसकी वैल्यू आ रही है 0.0668। कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? 0.0668 इज इक्वल टू 668 अपॉन एन। तो एन की जो वैल्यू आ गई 668 अपॉन 0.0668, ये कितना आ जाएगा?
10,000 कितना आ जाएगा 1 2 3 4 एन की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए 10,000 हो गए। इस चीज को याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया जोरदार। It is known from the past experience that the number of telephone calls made daily in a community between 3 p.m. and 4 p.m. as a mean of 352, standard deviation 31। म्यू आपको कितना दिया गया है 352, सिग्मा आपको कितना दिया गया है 31। What percentage of the time will there be more than 400 telephone calls made in the community between 3 p.m. to 4 p.m. मतलब आपको चाहिए probability x greater than 400। इसको मैं लिखूंगा probability z greater than x minus म्यू बाय सिग्मा। मतलब मेरे को क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 48 बाय 31। 48 बाय 31 अगर आप करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1.55 आएगी। मतलब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1.55। z ग्रेटर देन 1.5 मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1.55 चाहिए। मेरे को फॉर्मूला नहीं पता है, मैं कर्व बना लेता हूँ भाई। ये है 1.55, इससे बड़ी वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस इससे छोटी वैल्यू, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू 1.55। हाँ या ना। अब प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू 1.55 कैसे निकालूंगा? यहाँ कुछ एक डेटा दिया है, बहुत ध्यान से देखना। क्या डेटा दिया है ध्यान से देखना इस डेटा को। सबसे पहले क्या दिया है प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 1.55 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू है 0.4394। मतलब प्रोबेबिलिटी 1.55 प्रोबेबिलिटी नहीं f of 1.55 माइनस f of 0 इज इक्वल टू 0.4394। ये हो जाएगा f of 1.55 माइनस f0 की वैल्यू है 0.5 इज इक्वल टू 0.4394। सो f of 1.55 हो जाएगा 0.4 ऐसा कर लो, लिख सकते हैं 0.4394 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 0.9394। ये f of 1.55 की वैल्यू हो गई। मतलब 1 माइनस 0.9394, इसकी वैल्यू 0606। हाँ या ना। अब अगर परसेंटेज की बात किया है तो इनटू 100 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 6.06%। सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये लिखा नहीं गया है। कब का क्वेश्चन है? सीबीएसई 2022 का सवाल है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। आई होप आपके लिए वीडियो काफी अच्छा रहा होगा। प्लीज इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।